डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेंगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जिसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अलग अलग, जो हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस किए हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ काम करते होने चाहिए। और साथ में इसका एक कुछ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट भी है, कुछ एक विख्यात प्रोस्पेक्टिव पहलू ये रहता है कि इसके अंदर इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट हैं जो रिप्रोडक्शन के, वो भी ये कंसिडर करता है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो एक टर्म है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन दी है वो क्या है। टोटल इसके अंदर कुछ अलग अलग स्टेप्स आ जाते हैं, कुछ पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहला है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। किसी भी पर्सन का अलग अलग जो रिप्रोडक्शन के पहलू होते हैं उसमें, जैसे फिजिकल शारीरिक रूप से है, इमोशनल भावनात्मक रूप से है, व्यवहारिक रूप से है, और सोशल सामाजिक रूप से वो वेलबींग होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी हम उसको बोलेंगे जिसमें जो लोग हैं वो शारीरिक रूप से और जो कार्यात्मक रूप से नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो लिए होते हैं। और उनके अंदर जो नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन देखने को मिलता है, आपस में जो संपर्क है वो भावनात्मक जो नॉर्मल मिलेगा। और बिहेवियर व्यवहारिक रूप से जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं उनमें नॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजीज हैं, वो क्या होती हैं, और इसके बारे में थोड़ा हम, जैसे इंडिया है, इंडिया में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटीज हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं और कुछ एक्शन प्लान है, सबसे पहले लॉन्च किए गए थे क्या करने के लिए, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गुड। सामाजिक दृष्टि से एक जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको पूरे कंट्री में लागू करने के लिए। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, सबसे पहले 1951 के अंदर लॉन्च किया गया इंडिया में, और इसको टाइम टू टाइम कुछ पिछले दशकों में भी यूज किया गया है, असेस किया गया है। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स, कुछ इसी के इम्प्रूवमेंट के यूज करके कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स। और इनके अंदर जो मेजर टास्क होते हैं, जो मेजर काम होते हैं, क्या कुछ ये एक्शन प्लान करते हैं, तो ये क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट। तो लोगों में अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड जागरूकता पैदा करते हैं। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट, लोगों में सुविधाएं और मदद है वो देते हैं ताकि रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी है उसका निर्माण किया जा सके। और किस किस चीज़ में ये मदद करते हैं, ऑडियो विजुअल है जो, जिसमें हम, जैसे ऑडियो का मतलब जैसे पहले रेडियो वगैरह यूज किए थे, उसमें टाइम टू टाइम जो जागरूकता के अलग अलग ऐड वगैरह होती हैं। विजुअल टेलीविज़न में हम देखते हैं काफ़ी सारी जो ऐड हैं। प्रिंट मीडिया है जिसमें न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह आ जाती हैं, जो कुछ गवर्नमेंटल संस्थाएँ हैं वो चलाती हैं ये प्रोग्राम, और कुछ नॉन गवर्नमेंटल NGO जिसको बोलते हैं वो भी ये प्रोग्राम चलाती हैं। और इसके अंदर जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, टीचर और फ्रेंड हैं, वो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे रिलेटेड लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, और जो स्कूली शिक्षा के अंदर जो सेक्स एजुकेशन है उसको यूज करना भी, ताकि जो बच्चे हैं एडोलसेंट एज के अंदर जो कुछ मिथ हैं और कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं
जो कि गलत रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो कि पहले टाइम से चली आ रही हैं, जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता, तो उससे रिलेटेड भी जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं खासकर उनसे रिलेटेड उनको जागरूक किया जा सकता है। उसके बाद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की यदि हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, साथ में जो वयस्क अवस्था है उससे रिलेटेड जो भी चेंजेज हैं, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस हैं, उससे रिलेटेड जागरूकता फैलाएं। एसटीडी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल एक्ट से होने वाली जो इन्फेक्शंस हैं और एड्स हैं, इनसे रिलेटेड भी जानकारी है वो फैलाई जा सकती है। लोगों को शिक्षित करके किस चीज़ से रिलेटेड बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हैं, कौन से जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए जा सकते हैं, जो प्रेग्नेंट मदर है उनकी केयर कैसे की जा सकती है, पोस्ट नेटल केयर है जो जन्म के बाद जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो केयरिंग है वो प्रेग्नेंट मदर की जो केयरिंग में आता है, और जन्म के बाद जो मदर और जो चाइल्ड की केयरिंग है वो कैसे की जा सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या चीज़ होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मेल एंड फीमेल चाइल्ड की, उस चीज़ से रिलेटेड भी लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। जो अवेयरनेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, उनसे रिलेटेड भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। सोशल इवल्स लाइक द सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इनसे रिलेटेड भी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उससे रिलेटेड भी लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है इन प्रोग्राम्स के जरिए। और उसके बाद और क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजीज के अंदर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान, काफ़ी जो एक्शन प्लान होते हैं अलग अलग टाइप के, तो उनसे रिलेटेड भी जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा जो सामाजिक ढांचा है उसको सुधारा जा सके, और जो हॉस्पिटल वगैरह हैं उनको भी एक अच्छे ढंग से यूज किया जा सके, उनको बनाया जा सके, और उनके अंदर जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हैं उनकी जो विचार हैं उनके यूज किए जा सके, और उनकी जो मदद ली जा सके, और मटेरियल सपोर्ट जो भी टाइम टू टाइम अलग अलग टाइप के जो मटेरियल है यूज किए जा सके, उनके द्वारा ही सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये जो आइडियाज़ हैं इनको सोसाइटी के अंदर। essential to provide medical assisted and care to the people in reproduction related problems like pregnancy, deliveries, STD। और मेडिकल असिस्टेंट का मतलब है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टरी सुविधा है और लोगों की जो देखभाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती है। किसी से रिलेटेड जो अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिलीवरी है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, STD है, एबॉर्शंस हैं, जिसमें जो प्रीमेच्योर जो डेथ होती है फीटस की, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन जो गर्भ निरोधक युक्तियाँ हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, जिसमें जो कपल्स हैं वो यंग बेबी जो बेबीज वगैरह है वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बांझपन जिसको बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड जो डॉक्टरी सहायता वो ली जा सकती है और जो उनकी देखभाल भी की जा सकती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्निक है वो यूज की जा सकती है, नई नई स्ट्रेटजीज हैं वो टाइम टू टाइम हम अपडेट भी कर सकते हैं ताकि उनकी जो ज़्यादा अच्छे ढंग से उनको यूज किया जा सके और लोगों की मदद की जा सके। तो स्टेटरी बैन इम्यूनोसेंटिसिस होता है जो जिसके अंदर जो एक फ्लूइड निकाला जाता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, और उसका चेकिंग किया जाता है उसको ज़्यादा। वैसे उसके अच्छे यूज क्या हैं कि उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते हैं, लेकिन उससे काफ़ी बार जो फीमेल फीटेसाइड्स हैं उनको बढ़ावा मिलता है, जिससे जो रूरल एरिया है खासकर उनमें जो यंग जो गर्ल बेबी है उनकी डेथ वगैरह जो करवाई जाती है, जो कुछ अनएजुकेटेड पीपल होते हैं उनके द्वारा, तो उन पे ऊपर लीगली बैन होना चाहिए इन एक्शन प्लान का, वो मेन मकसद है। और मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, जो बड़े लेवल पे जो बच्चे हैं उनके अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पे टीकाकरण वगैरह है वो भी यूज किया जा सकता है। तो एक्शन प्लान है। उसके बाद इम्यूनोसेंटिसिस देखते हैं। इम्यूनोसेंटिसिस के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड, जो एमनियन कैविटी है उसके अंदर से जो डेवलपिंग फीटस होता है उसके सराउंडिंग में फ्लूइड भरा होता है जो कि उसको जर्क वगैरह से बचा के रखता है। तो फ्लूइड एनालाइज किया जाता है किस चीज़ से, फीटल जो सेल हैं, फीटल के अंदर जो सेल्स वगैरह हैं जो फ्लूइड में आ जाती हैं तो उसको यूज किया जाता है, और कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस है उसके बेस पे डिटेक्शन की जाती हैं किस चीज़ की, कि उसके अंदर जो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है वो तो नहीं है। और जैसे कि जो डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो कि फीटस की सर्वाइबिलिटी है, उसका बचना या ना बचना है, जो वो किस तरीके से अपना लाइफ स्पेंड करेगा, तो वो बड़ा डिपेंड करता है।
तो उसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका मिसयूज है, उससे बचने के लिए इसको इसके ऊपर स्टेटरी जो बैन है, लीगल बैन है, वो होना चाहिए। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजीज में एक एग्जांपल है सेली पिल्स हैं, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में यूज की जाती हैं फीमेल्स के द्वारा। और इसकी खास बात क्या है कि इसको हमारे इंडिया के साइंटिस्ट है जो लखनऊ के अंदर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI है, वहाँ के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है। उसके बाद हम अलग अलग जो स्ट्रेटजीज हैं जो कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज को असेस करने में यूज की जा सकती हैं, तो उनको देख सकते हैं कि जो प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रासेप्शन ऑन कैंपस, तो टाइम टू टाइम जो कॉन्ट्रासेप्शन है उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं ऑन कैंपस, और जो अलग अलग टाइम पे जो क्लिनिकल डायग्नोज है, STI स्क्रीनिंग है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं उनकी स्क्रीनिंग, उनका टेस्ट वगैरह, डिटेक्शन वगैरह यूज किया जा सकता है। जो कंडोम अवेलेबिलिटी प्रोग्राम्स हैं उनको ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइडर्स जो इंटरनेट है उसकी यूज की जा सकती है इसके अंदर। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स का मतलब है जो चलते फिरते क्लिनिक्स होते हैं उनका यूज किया जा सकता है। टेली हेल्थ का मतलब मोबाइल फ़ोन पे भी हम काफ़ी टाइम टू टाइम जो अलग अलग सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट या प्रॉब्लम से रिलेटेड जो जानकारी है वो ले सकते हैं। स्कूल क्लिनिक पार्टनरशिप होते हैं, जो स्कूल के अंदर जो एडोलसेंट के एज के जो बच्चे होते हैं तो उनकी क्लिनिकल जो हेल्प है वो यहाँ पे दी जा सकती है। उसके बाद कुछ साइन हैं जिससे हम एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले जो बेटर अवेयरनेस मिलेगी लोगों के बीच में सेक्स रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनसे इससे रिलेटेड। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, वहाँ पे जो ज़्यादातर डिलीवरी हैं यंग बेबी की डिलीवरी वो डॉक्टरी देख रेख में होती हैं। बेटर पोस्ट नेटल केयर, ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद है या सहायता है माता को जन्म के बाद, जो माता और बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा सहायता है वो दी जाती है ताकि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जा सके। जो माता और बच्चे की जो मृत्यु दर है उनको रोका जा सके, उनको कम किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो कपल्स हैं उनके स्मॉल फैमिलीज वाले जो कपल्स हैं उनकी संख्या बढ़ा के भी रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी को अटेन किया जा सकता है। जो STD हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, उनका अच्छा डिटेक्शन, उनका जांच पड़ताल हो, उनका इलाज भी एक हेल्थी सोसाइटी में देखने को मिलता है। ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, जो डॉक्टरी सहायता से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनमें काफ़ी इंक्रीज देखने को मिलेगा, और जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ही वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, इसके बारे में हम आइडिया लेते हैं। ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड, जो अलग अलग जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो अलग अलग जो टेक्नोलॉजी आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा बीमारियों का इलाज किया जाता है, और जिससे लोगों की जो गुणवत्ता है, जो उनका लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और इसी इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से जो रैपिड डिक्लाइन देखने को मिलता है डेथ रेट में, जो मृत्यु दर है, और खासकर जो मृत्यु दर MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माता मृत्यु दर, और जो बच्चे इन्फेंट जो नवजात मृत्यु दर होती है उसको काफ़ी कम किया जा चुका है। जिसकी वजह से जो रिप्रोड्यूसिबल एज है, जो 18 से जो 25-30 और जो 40 के आसपास की जो एज है वो काफ़ी नंबर में इंक्रीज हुई देखने को मिलती है। और जिसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो हम आंकड़ों से समझ सकते हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 2 अरब के आसपास ही 2 बिलियन थी, या फिर 2000 मिलियन हम बोल सकते हैं 1900 के अंदर। और जो कि रॉकेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज हुई है, लगभग 6 अरब 6 बिलियन पहुंच गई है 2000 तक, और ये 7.2 बिलियन 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार बढ़ी हुई मिली है। और हमारे इंडिया की खास बात, हमारे इंडिया के अंदर भी जो आंकड़े हैं वो भी देख सकते हैं। जो 350 मिलियन थी, लगभग 35 करोड़ जनसंख्या थी जब हमारे जो आज़ादी के टाइम पे 1947 की बात है, और 2000 तक ये 1 बिलियन 1 अरब के आसपास पहुंच गई थी। और जबकि 2011 की जो जनगणना है उसमें 1.2 अरब तक पहुंच गई थी, और अभी 2021 तक जो हमारा जो आंकड़ा है वो लगभग 1.4 अरब 140 करोड़ के आसपास जो है वो फैल चुकी है। उसके बाद 2011 की जो जनगणना के अनुसार हमारी जो पॉपुलेशन है वो हालांकि 2% से भी कम रेट से बढ़ी है,
जिसके अंदर जो रेट है निकाला जाता है 22% का मतलब 20 पर 1000 पर ईयर। वैसे ये 2 के हिसाब से देखें तो 2 पर 100 आएगा, फिर ईयर आना चाहिए, लेकिन ये जनसंख्या है वो 1000 के अंदर नोट की जाती हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा रेट तो नहीं है, लेकिन इसी की वजह से जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, बहुत स्पीड से बढ़ी है, लीड टू एन एब्सोल्यूट स्केर्सिटी। और इसी की वजह से काफ़ी जो कमी है वो देखने को मिलती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो रोज़गार है, जो कि लोगों के लिए खाना पानी वगैरह है, उनकी कमी है वो ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा बढ़ी है। और जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स हैं वो यूज किए जाते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए। मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो जो छोटी फैमिलीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है, जागरूक किया जाता है, क्या करके ज़्यादा ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, गर्भ निरोधक युक्तियाँ हैं उनको यूज करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। और कुछ एडवर्टाइजमेंट यूज किए जाते हैं, कुछ पोस्टर बिल हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, एक कपल 2 बच्चे लिए हुए है और एक नारा लगा रहा है हम दो हमारे दो। तो उसके द्वारा भी लोगों में जागरूकता है वो फैलाई जा सकती है। बहुत सारे जो कपल हैं, ज़्यादातर जो यंग हैं, अर्बन, जो ज़्यादातर शहरों में रहते हैं, तो वो एक पॉलिसी के ऊपर वन चाइल्ड नॉर्म के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सिटीज़ में जो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं लेकिन महंगी होने की वजह से जो छोटा परिवार है उसका पालन पोषण ही मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे एक चाइल्ड नॉर्म के ऊपर ही वो काम करते हैं। स्टेटरी बैन ऑन मैरिजेबल एज ऑफ द स्टेटरी राइजिंग, लीगली रूप से जो मैरिजेबल एज है, शादी के लिए जो आयु है वो जैसे फीमेल की 18 कर दी गई थी, लेकिन अभी वो 21 भी की गई है कुछ टाइम पहले ही, और मेल की जो 21 है ही है। तो इससे उनमें ज़्यादा ज़्यादा समझ आए, शिक्षित हों, ताकि वो स्मॉल फैमिलीज हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। उसके बाद इंसेंटिव भी, कुछ प्रोत्साहन राशियां भी दी जाती हैं जो कपल्स हैं, कुछ फैमिली मतलब छोटी फैमिली के साथ जो जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो उनको इंसेंटिव भी दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। उसके बाद हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं जो पॉपुलेशन है वो किस हद तक इंक्रीज हुई है। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका आंकड़ा है ये 1 बिलियन थी 1820 के अंदर। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो पॉपुलेशन बहुत स्पीड से इंक्रीज हुई है, जो पहले बहुत कम स्पीड था लेकिन बाद में जो रेट है वो काफ़ी बड़े है। और इसमें सबसे बड़ा रोल एशिया कॉन्टिनेंट का है, और एशिया में ही इंडिया और चाइना जो बड़ी कंट्रीज हैं वो आ जाती हैं। अफ्रीका में हालांकि देश बहुत, ये कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे भूखमरी गरीबी की वजह से उसकी जनसंख्या कम है, जिसकी वजह से रेट भी कम है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे लोग शिक्षित हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम देखने को मिलती है। तो ज़्यादा जो मेजर है वो आप देख सकते हैं एशिया के अंदर ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, उसी की वजह से वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 7 अरब और 8 अरब तक पहुँचने वाली है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, गर्भ निरोधक युक्तियाँ हैं, वो यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या कुछ खास बात होती हैं। तो वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, आसानी से जो यूजर है उनको यूज करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ईजिली अवेलेबल मार्केट के अंदर वो आसानी से मिल जानी चाहिए। जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी युक्तियाँ हैं वो यूज करते टाइम इफेक्टिव होनी चाहिए, वो ज़्यादा कारगर होनी चाहिए, रिवर्सिबल भी होनी चाहिए कि उनको यूज ना करें तो उनके कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलने चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और जो सेक्सुअल डिजायर है, जो नेचुरल सेक्सुअल इच्छा होती है, डिजायर होती है, ड्राइव होता है, और सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे जो यूजर है उसको वो इंटरफेयर उसने नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कुछ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की 2 नंबर में पूछ लेते हैं क्या कुछ उनकी खास बात होती हैं, तो वो पॉइंट हम याद रख सकते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं क्या क्या, तो उसमें नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड हैं जो पुराने टाइम से यूज की जाती हैं। कुछ बैरियर मेथड हैं जो कि स्पर्मेंट्री को रोकती हैं। वेजाइनल ट्रैक के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर आईयूडी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज, जो यूट्रस के अंदर कुछ इम्प्लांट कोऑपरेटिव वगैरह यूज किए जाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जो माउथ के द्वारा जो पिल्स वगैरह टेबलेट वगैरह यूज की जाती हैं, 1 डे टेबलेट भी होती हैं, 1 वीक भी होती हैं। उसके बाद इंजेक्टेबल, कुछ इंजेक्शंस के रूप में जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन ओजेस्ट्रोन उनको शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इम्प्लांट्स भी होते हैं,
जो स्किन के अंदर यूज किए जाते हैं, जो कि हार्मोनल सिक्रीशन वगैरह ही करते हैं। सर्जिकल मेथड, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी भी इनके अंदर आ जाता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर अलग अलग जो हमने थोड़ा आइडिया लिया था पिछले उसे पार्ट से, तो कंडोम होते हैं जो पहले बैरियर मेथड का काम करते हैं, फीमेल कंडोम भी होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो टेबलेट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। हार्मोनल रिंग्स हैं वो भी यूज की जाती हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन जो एस्ट्रोजन है इनके लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। आईयूडी है, यूट्राइन डिवाइसेस जैसे कोपरेट यूज की जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है वो भी मतलब हार्मोन्स हैं वो इंजेक्शन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। सर्जिकल मेथड के अंदर जो वास्ट डिफरेंस है और जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट किया जाता है। इम्प्लांट्स भी यूज किए जाते हैं। कुछ स्किन के अंदर जो एपिडर्मिस स्किन है लेयर है उससे नीचे यूज किए जाते हैं। वो कोइटस इंटरप्टस के अंदर एक पीरियडिक एब्सिस्टेंस मतलब कुछ एक टाइम के लिए जो कोइटस इंटरप्टस है उसको यूज किया जाता है, वो डिटेल में देखेंगे। कैलेंड्रिकल रिदम मेथड, तो इसके अंदर जो फर्टाइल पीरियड है उससे अवॉइड किया जाता है। वेजाइनल डव चीज क्या होते हैं जिसमें वेजाइना की वॉशिंग वगैरह की जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेज, तो ये बैंडेड टाइप में होते हैं जो स्किन के ऊपर यूज किए जाते हैं। डायफ्राम या कैप्स होते हैं जो कि स्पर्मेंट्री को रोकने का काम करते हैं। तो उसके बाद नेचुरल मेथड देखते हैं बर्थ कंट्रोल के। तो ये किस प्रिंसिपल काम करते हैं, कौन क्या सिद्धांत होता है इनका। जो ओवम है और जो स्पर्म है उनके जो मीटिंग के चांस है, उनके मिलने के जो चांस हैं वो अवॉइड किए जाते हैं, इसमें रोके जाते हैं। तो इसमें पीरियडिक एब्सिस्टेंस है वो क्या होता है, इसके अंदर जो कपल हैं वो जो कोइटस करने से रोकते हैं, कोपुलेशन से रोकते हैं। कब 10 से जो 17 दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसी को फर्टाइल पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है और जो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम में जो कोपुलेशन है वो नहीं किया जाता कपल्स के द्वारा। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, नेचुरल मेथड है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन के चांस है वो काफ़ी हाई होते हैं। और बाई अब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉन्सेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, जो प्रेगनेंसी है उससे काफ़ी हद तक इसमें रोका जा सकता है। विदड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, ये साइंटिफिक टर्म है। कोइटस इंटरप्टस और विदड्रॉल है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मेल पार्टनर है तो अपने पेनिस को वेजाइना से रिमूव कर लेता है इजैकुलेशन से पहले ही, तो इससे जो इंसेमिनेशन है उससे बचा जाता है। उसके बाद थर्ड है जो लैक्टेशनल एमिन्योरा, इसके अंदर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। और ये कौन सा टाइम होता है, ओव्यूलेशन एंड साइकिल्स हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो पार्टुरेशन चाइल्ड बर्थ जैसे होता है तो उसके कुछ टाइम तक नहीं होते हैं, लगभग 6 महीने का जो टाइम होता है उस टाइम तक ना तो लैक्टेशनल ये ना तो ओव्यूलेशन होता है और ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स चाइल्ड फुली, तो जितने टाइम तक जो मदर है वो जो यंग बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो उस टाइम भी जो कॉन्सेप्शन है, जो प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इफेक्टिव ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो ये 6 महीने तक ही इफेक्टिव रहता है। पार्टुरेशन के बाद का जो 6 महीने होते हैं उस टाइम तक। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है, तो यहाँ पे कोई मेडिसिन वगैरह यूज नहीं किया जाती, ना कोई डिवाइस यूज करते हैं इन मेथड के अंदर। तो साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें यूज नहीं की गई है। कोई नेचुरल जो प्रोसेस है उसको हमने कुछ उसके साथ मैनिपुलेशन ही नहीं की गई है। और चांसेस ऑफ फेलियर तो ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई, तो इनके चांसेस ऑफ फेलियर हैं, तो इनकी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है इनके ऊपर, तो कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, तो इनके चांसेस ऑफ फेलियर हैं काफ़ी देखने को भी मिल जाते हैं। तो ये इसका जो नेगेटिव पॉइंट रहेगा। उसके बाद है बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो इसके अंदर जो ओवम और स्पर्म है उनको फिजिकली मीटिंग से रोका जाता है बैरियर की मदद से। और ये जो बैरियर मेथड है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। जो कंडोम्स होते हैं वो थिन रबड़ या लेटेक्स शीट से रबड़ के से बने हुए जो बैरियर्स होते हैं, और यूज्ड टू कवर पेनिस, ये पेनिस को कवर करते हैं, या फिर वेजाइना के अंदर भी यूज किए जाते हैं सर्विक्स को कवर करने के लिए। यूज्ड जस्ट बिफोर द कोइटस, ये कोपुलेशन से पहले यूज किए जाते हैं ताकि जो इजेक्टेड सीमन है वो सर्विक्स के अंदर एंटर ना कर पाए। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है जो कंडोम्स का मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। यूज हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, तो इसका जो यूज है पिछले कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग, किस कारण से बढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर
कुछ एडिशनल बेनिफिट ये रहते हैं कि जो STI है, जो एड्स वगैरह है, उनसे भी बचाव हो सकता है। जो बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम है वो डिस्पोजल होते हैं, वो वन टाइम यूज किए जाते हैं और सेल्फ उनका यूज किया जा सकता है, जिससे प्राइवेसी है वो भी रहती है। डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वाल्ट्स, तो ये भी बैरियर मेथड के अंदर आ जाते हैं। तो ये बैरियर हैं, ये भी रबड़ के बने होते हैं और इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। ये सर्विक्स को कवर करते हैं, जो कि ओपनिंग होता है यूट्रस की। प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, और ये सर्विक्स के थ्रू जो एंट्रिंग है स्पर्म की, उनको रोकने का काम करते हैं। दे आर रीयूजेबल, ये डिस्पोजल नहीं है, ये बार बार यूज किए जा सकते हैं। और इनके अलावा कुछ स्पर्मेसाइडल स्पर्म किलिंग क्रीम्स, जेली और फोम भी यूज किए जाते हैं। क्या करने के लिए? इनके जो चांसेस हैं, सक्सेस चांस है, उनको बढ़ाने के लिए जो भी ये मेथड यूज की जाती है। तो यूज्ड अलोंग विद बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, तो इनके जो गर्भ निरोधक जो अक्षमता होती है उनको बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा है ये भी यूज किए जाते हैं। उसके बाद IUDS इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, तो ये डॉक्टर्स के द्वारा या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं वेजाइना के थ्रू। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं ये फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और चाइल्ड और स्पेस चिल्ड्रन। तो ये प्रेगनेंसी, जिन वुमेन्स को प्रेगनेंसी में डिले चाहिए होता है या फिर बच्चों के बीच में जो ज़्यादा स्पेस डालना होता है, तो वो वुमेन्स इनको ज़्यादा यूज करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये भी यूज किया जाता है IUDS। नॉन मेडिकेटेड IUDS लूप्स होते हैं। नॉन मेडिकेटेड का मतलब है जो ज़्यादा डॉक्टरी सहायता के जो ज़्यादा केमिकली या फिर डॉक्टरी सहायता के यूज किए जाते हैं। लिप लूप उसका एक एग्जांपल है। और कॉपर रिलीजिंग IUD भी यूज किए जाते हैं, जो कॉपर रिलीज करते हैं, जैसे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है। तो ये क्या करते हैं? ये कॉपर रिलीज करते हैं, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी है उसको रोकते हैं, स्पर्म को मूव करने से रोकेंगे, और उनकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। हार्मोनल रिलीजिंग IUDS भी होते हैं कुछ, जैसे प्रोजेस्टारेट और LNG-20। तो ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं, जो स्पर्म है यूट्रस के अंदर, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स के, फैगोसाइटोसिस का मतलब है ईट करना शुरू कर देती हैं। मेक यूट्रस अनसुटेबल, और या फिर यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए जो अनसुटेबल बना देती हैं। और सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, तो सर्विक्स को भी ये क्या है, स्पर्म्स के प्रति अनसुटेबल बनाएगी। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, तो इसमें ओरल डोजेज टेबलेट्स के फॉर्म में जो कुछ डोज है प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन की, वो यूज किए जाते हैं। ये टेबलेट के रूप में यूज किए जाते हैं, और इनको कॉमनली पिल्स बोला जाता है। पिल्स क्या चीज़ हैं? ये डेली यूज किए जाते हैं लगभग 21 डेज तक, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इनको पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन हैं उनके अंदर इसको स्टार्ट किया जाता है। आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुएशन अक्कर, तो मेंस्ट्रुएशन अक्कर होता है जिस टाइम पे 3 से 5 डेज का जो टाइम होता है, उस टाइम पे गैप डाला जाता है, उस टाइम पे यूज नहीं किया जाता ये, और उसके बाद फिर रिपीटेड पैटर्न में इनको यूज किया जाता है। इनहिबिट ओव्यूलेशन, इनका काम क्या होता है? ये ओव्यूलेशन नहीं होने देते हैं, और इम्प्लांटेशन उसको भी रोकते हैं। आफ्टर क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू अल्टर क्वालिटी, जो सर्विकल म्यूकस होती है उसको भी ये चेंज कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो स्पर्म एंट्री है उनको रोका जाता है, उनकी ग्रोथ वगैरह, उनकी जो मोटिलिटी है उनको वहाँ पे स्टॉप किया जाता है। इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, तो यहाँ पे साइड इफेक्ट भी इनके बहुत कम देखने को मिलते हैं, और काफ़ी जो फीमेल्स के द्वारा इनको यूज किया जाता है। सेली, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो वो न्यू ओरल नॉन स्टीरोइडल, इसमें कोई स्टीरोइड यूज नहीं किए जाते हैं जो ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखाते हैं। तो नॉन स्टीरोइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए। वंस ए वीक पिल है, ये हफ्ते में एक बार यूज की जाती है, बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और इसके हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, तो बहुत ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी है, जो गर्भ निरोधक एफिशिएंसी वो बहुत अच्छी खासी इसकी देखने को मिलती है। प्रोजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के रूप में जो कुछ फीमेल्स हैं उनके द्वारा भी इंजेक्शन के रूप में या फिर इम्प्लांट्स के रूप में अंडर द स्किन के नीचे इनको लगवाया जाता है।
मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर, इनका भी मोड ऑफ एक्शन पिल्स जैसा ही होता है। एंड दियर इफेक्टिव पीरियड, तो इनका जो पीरियड है इफेक्टिव पीरियड वो काफ़ी टाइम तक रहता है। फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के टाइम पे काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। कैन बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो ये इन दो कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती है प्रेगनेंसी से अवॉइड करने के लिए। उसके बाद है सर्जिकल मेथड, जिनको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। एडवाइज्ड फॉर मेल और फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड, ये बिल्कुल स्टॉपेज मेथड होती है जिसके अंदर आगे कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती हैं, जिसको जो चाइल्ड हैं उनके बाद बिल्कुल स्टॉपेज चाहिए होता है तो वो यूज करते हैं इसको। ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, तो ये गैमेट ट्रांसफर को ब्लॉक करते हैं। कई बार पूछ लेता है कि गैमेटोजेनेसिस को रोकते हैं क्या, गैमेटोजेनेसिस को नहीं रोकते, गैमेट ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते, और जिससे कि जो प्रेगनेंसी वगैरह है कॉन्सेप्शन है उसको ही रोक देते हैं। तो वैसेक्टोमी है, जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके टाई किया जाता है, और ये स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसीजर है मेल के अंदर यूज किया जाता है। इसमें जो स्मॉल पार्ट है वास्ट डिफरेंस का वो रिमूव किया जाता है और साथ में उसको टाई उसको बांध दिया जाता है। एक स्मॉल इंसिजन देखने को मिलता है स्क्रोटम के ऊपर। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या किया जाता है, ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर फीमेल में यूज किया जाता है, फीमेल के अंदर यूज करेंगे इसको। और वैसेक्टोमी वैसे मिसप्रिंटेड है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इसमें रिमूव किया जाता है, और उसको भी स्मॉल इंसिजन कहाँ पे देखने को मिलेगा, एब्डोमिन के अंदर, और थ्रू वेजाइना के थ्रू भी ये जो ऑपरेशन है वो किया जाता है। ड्रॉबैक्स क्या रहते हैं इनके, हाईली इफेक्टिव, इफेक्टिव तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। एक बारी जो इनको यूज करने के बाद उसके बाद कॉन्सेप्शन है जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो सकती इन केसेज में। उसके बाद सर्जिकल मेथड, जो स्टेरिलाइजेशन और डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जो मेल के अंदर है जो वैसेक्टोमी, उसमें वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके टाई किया गया है, वास्ट डिफरेंस को, दोनों वास्ट डिफरेंस, और यहाँ पे भी दोनों जो ट्यूबेक्टोमी है वैसे ये जो फैलोपियन ट्यूब है उनको टाई किया जाता है कट करके, ये ट्यूबेक्टोमी में आ जाता है। तो कई बार इनके स्पेशल डायग्राम पूछ सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये जो पोर्शन है वो जरूर शो करना पड़ता है। वैसे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डायग्राम बनाते हैं वही है लगभग। तो प्रिकॉशन ड्यूरिंग द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज करते टाइम कुछ जो प्रिकॉशन सावधानियां हैं वो यूज करनी पड़ती हैं। तो इनको हमेशा कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिसिनल प्रोफेशनल्स, उनके साथ विचार विमर्श करके इनको यूज किया जाना चाहिए। डॉक्टरी सहायता, डॉक्टरी जो विचार विमर्श है वो बड़ा यूज किया जाना चाहिए। नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट, तो इनको रेगुलरली यूज नहीं करना चाहिए फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इनको रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती इनकी। प्रेक्टिसाइज्ड अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट आई कॉन्सेप्शन एंड प्रेगनेंसी, तो इनको यूज किया जा सकता है प्रैक्टिसाइज्ड अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, जो नेचुरल इवेंट होते हैं शरीर में प्रेगनेंसी वगैरह है उसके प्रति इनको यूज किया जा सकता है। वन इज फोर्स्ड टू यूज दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट, तो किसी को इनको यूज करने के लिए फोर्स किया जाता है, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी को रोकना हो या फिर जो स्पेस है प्रेगनेंसी स्पेस है उसकी वजह से, और कुछ पर्सनल रीजन भी इनके हो सकते हैं। पॉसिबल इल इफेक्ट, तो इनके काफ़ी कुछ इल इफेक्ट हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, नोजिया वगैरह है, और एब्डोमिनल पेन है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी यहाँ पे इनके कुछ साइड इफेक्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करते हैं, उनसे मैनिपुलेशन करने का काम करते हैं। उसके बाद है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। यदि अपने आप जो ग्रोइंग फिटस है उसकी डेथ अपने आप हो जाती है तो उसको सिंपल एबॉर्शन बोला जाता है, लेकिन यदि वो मेडिकली असिस्टेंस यदि डॉक्टरी सहायता से करवाई जाती है तो उसको MTP बोला जाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ, इंटेंशनल का मतलब कुछ एक मकसद से की जाने वाली और ऐच्छिक रूप से किया जाने वाला जो प्रेगनेंसी को रोकना, टर्मिनेशन का रोकना बिफोर फुल टर्म, मतलब फुली ग्रोथ फीटस से पहले,
उसको रोकना ही क्या कहलाता है, MTP बोलते हैं। 45 to 15 मिलियंस जो MTP हैं वो हर साल की जाती हैं वर्ल्ड के अंदर। लगभग 1/5 ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसी, जितनी प्रेगनेंसी होती हैं उनका 1/5वां हिस्सा है, उनको हर साल वर्ल्ड के अंदर रोका जाता है। वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज MTP और नॉट डिबेटेड, तो ये कई जगह पे कई देशों में इसको लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर काफ़ी एक डिबेट का ये मुद्दा है। और ये क्योंकि इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इशू से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज जरूर किया है 1971 के अंदर। और टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स, तो जो फीमेल फिटिसाइड्स होते हैं, गर्भपात होते हैं, उनसे उनको रोकने के लिए इसको यूज किया गया, 1971 से यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या रहता है इसका, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड इनको यूज किया जाता है। जो किसकी वजह से होते हैं, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, जो पॉपुलेशन है वो विदाउट प्रोटेक्शन यदि यूज किए जाते हैं, या फिर कई बार जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फेल हो जाती हैं, तो उस टाइम पे भी, और साथ में जो रेप्स होते हैं उसमें भी इनको यूज किया जाता है। ये असेंशियल हो जाते हैं कि इस टाइम पे जब प्रेगनेंसी को यदि कंटिन्यू किया जाए तो उसमें मदर या फिर जो फीटस है उससे रिलेटेड हार्मफुल यदि कंडीशन देखने को मिले, तो उस टाइम भी इसको यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ लीगली यूज किए जाने वाले जो पॉइंट्स हैं वो हम देख सकते हैं, लेकिन मिसयूज ज़्यादा है। इसका प्रिकॉशन क्या है, इसका रिलेटिवली सेफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उस टाइम ये यूज किया जाना चाहिए। लगभग 12 जो वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के उस टाइम तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन है वो थोड़े से रिस्कियर हो जाते हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं इनकी, परफॉर्म्ड इलीगली, तो ये मिसयूज करते टाइम तो जो अनक्वालिफाइड जो स्क्वैक्स होते हैं, गिरोह होता है जो अशिक्षित गिरोह बोलते हैं जिनको, वो उनके द्वारा किया जाता है ये ज़्यादातर, जो कि काफ़ी अनसेफ होता है क्योंकि उनको ज़्यादा इस चीज़ की समझ नहीं होती। तो उस टाइम पे जो फीटल है या फिर मदर है उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। मिसयूज ऑफ अमीनोसेंटेसिस, और इसका जो मिसयूज है वो चाइल्ड का सेक्स पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। और इसको किस टाइम पे यूज किया जाता है, यदि फीटस फीमेल पाया जाता है तो उसको MTP करवाया जाता है, जो कि टोटली इलीगल है, इसलिए इसका बैन भी होना जरूरी है। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI जिसको बोलते हैं, वनरेबल डिजीज VD बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन RTI भी इनको बोला जाता है। तो इन्फेक्शन और डिजीज ये वो संक्रमण या फिर बीमारियां होती हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फैल सकती हैं। तो इनके अंदर काफ़ी बीमारियां आ जाती हैं, गोनोरिया, साइनफिलस, जेनिटल हेर्पिस वायरल डिजीज है जो कि क्लैमाइडियसिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोसिस और हेपेटाइटिस बी, तो ये कुछ बीमारियों के एग्जाम्पल हैं जो आप याद रख सकते हैं। HIV है जो एड्स है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है और कॉमन है, जो कि HIV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इन्फेक्शन इज ए हेपेटाइटिस बी, तो HIV से हेपेटाइटिस बी भी होता है। ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ, ये किस चीज़ की वजह से फैलता है, नीडल्स वगैरह है उनकी शेयरिंग से, जो कि ज़्यादातर जो यूथ है वो ड्रग्स वगैरह यूज करता है, इंजेक्टेबल ड्रग्स, तो वहाँ पे जो यूज करते हैं इंजेक्शन उनसे फैल सकता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपर, यदि उनको स्टेलाइज नहीं किया गया है तो उनसे ही फैल सकता है। इन्फेक्टेड पर्सनस से ज़्यादा फैलते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यदि एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है वो हेल्थी पर्सन में यूज किया जाता है तो वो भी फैला सकता है बीमारियों को। और फॉर्म एन इन्फेक्टेड मदर टू द, मतलब एक इन्फेक्टेड मदर से फीटस के अंदर भी ये फैल सकता है, जो ब्लड जो एक उनके बीच में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जिस टाइम पे ब्लड के बीच में जो ट्रांसफर होता है मटेरियल का, उसके जरिए भी जो वायरस है वो जा सकते हैं फीटस के अंदर। वनरेबिलिटी, मतलब कि इसमें ज़्यादा संभावना होती है, तो जो आल पर्सन वनरेबल टू दीज इन्फेक्शन, सारे जो पर्सन, हर एज का जो पर्सन है वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है इनसे। लेकिन ज़्यादा जो कॉमन है एज वो 15 से 24 साल की जो उम्र है, जिस एज में हम बिलोंग करते हैं, तो उसमें भी ये ज़्यादा फैलने के चांस होते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ी बहुत ही अवेयरनेस है वो ले सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या रहते हैं इनके। सिम्टम में अर्ली सिम्टम बहुत माइनर, बहुत कम देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत जो ईचिंग है, खुजली वगैरह है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन है, थोड़ा बहुत दर्द रहता है, स्वेलिंग्स, सूजन वगैरह आ जाती है जेनिटल रीजन के अंदर। इन्फेक्टेड फीमेल्स में
कुछ सिम्टोमेटिक हो सकती है, उनमें सिम्टम्स नहीं भी देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी टाइम तक, जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम तक अनडिटेक्टेबल रहती है। ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको जांचा नहीं जाता, क्योंकि सिम्टम्स की वजह से हम डिटेक्शन करवाते हैं, सिम्टम्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं, जो बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, वो अर्ली स्टेज में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बाद की स्टेज है जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जटिलताएं आ जाती हैं, जिसमें इनको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिससे जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे पीआईडी है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी का मतलब है पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो जाती हैं। एबॉर्शन भी हो सकता है। स्टील बर्थ का मतलब है जैसे ही बर्थ होता है यंग बेबी का, वो डेथ हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है जो प्रेगनेंसी फुल टर्म से पहले ही जो इम्प्लांटेशन, जो फर्टिलाइज्ड ओवम वगैरह है वो ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। इनफर्टिलिटी का मतलब बांझपन। और ईवर कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं या फिर जो सर्विकल कैंसर हैं, तो अलग अलग टाइप की जो कैंसर हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या रहता है? एक्सेप्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हेपेटाइटिस एंड एचआईवी इन्फेक्शन, इन बीमारियों के अलावा जो बाकी सारी डिजीज हैं वो क्यूरेबल हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। क्योंकि ये ऊपर जो बीमारियां हमने देखी हैं ये वायरल डिजीज हैं, वायरल डिजीज का बहुत कम इलाज देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी बीमारियां उनको यदि समय रहते सही ढंग से पहचाना जाए तो उनको ट्रीट भी किया जा सकता है। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो इलाज हैं वो भी संभव हैं। प्रिंसिपल टू अवॉइड एसटीआईज, तो जो तरीके हैं वो कौन से यूज किए जा सकते हैं इन बीमारियों से बचने के लिए? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, उनसे जो पार्टनर वगैरह जिनको हम नहीं जानते हैं तो उनसे सेक्स करते टाइम अवॉइड रहना चाहिए उनसे। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम्स ड्यूरिंग कोइटस, तो कोइटस के टाइम पे जो कंडोम्स है बैरियर मेथड है वो यूज की जानी चाहिए। इन केस ऑफ डाउट, यदि डाउट होता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके इनका डिटेक्शन वगैरह वो करवाना चाहिए। अवॉइड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शन, तो इनका जो ट्रीटमेंट है, जो इनका ट्रीटमेंट कोर्स है वो चला देना चाहिए जैसे ही इनका पता लगे कि इन्फेक्शन है। उसके बाद इनफर्टिलिटी, जो कि जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, और इसमें जो ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर भी इनफर्टाइल हैं, जो कि जो चाइल्ड वगैरह है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, किसकी? इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, किसके बावजूद? अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल को हैबिटेशंस, जो पॉपुलेशन वगैरह है यदि वो अनप्रोटेक्टेड भी यूज करते हैं तो भी, मतलब उनके अंदर कुछ नेचुरल जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती हैं। रीजंस कई हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, शारीरिक कॉन्जेनिटल का मतलब हो सकते हैं जो जन्मजात हों, डिजीज भी हो सकती है उनके, कुछ ड्रग्स वगैरह दवाइयाँ वगैरह की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर इम्यूनोलॉजिकल का मतलब है शारीरिक जो इम्यून सिस्टम है वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कारण भी वहाँ पे हो सकते हैं। इंडिया के अंदर जो काफ़ी बार ब्लेम है जो फीमेल के ऊपर किया जाता है कि इन बीमारियों से जो भी इनफर्टिलिटी है उसका मेन कारण है, जो बांझपन का कारण फीमेल होती हैं, लेकिन साइंस थोड़ा उल्टा मानता है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो मेल पार्टनर के अंदर देखने को मिलती हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कुड हेल्प इन डायग्नोसिस, तो काफ़ी जो हेल्थ केयर यूनिट्स हैं वो आज के टाइम पे इनफर्टिलिटी, वो जो कोई क्लिनिक्स होते हैं वो भी इन बीमारियों का, इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको पता लगाने के लिए और इनका करेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो इनसे यूज करने के लिए जो इनफर्टिलिटी है उससे बचाव के लिए कुछ टेक्निक हैं वो यूज की जाती हैं, जो कि ART के अंदर आ जाती हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART इसके शॉर्ट फॉर्म रहती है। इसके अंदर काफ़ी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो लैब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम बोलते हैं IVF, इम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, जैसे ही इम्ब्रियो स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसमें जाइगोट को ट्रांसफ़र किया जाता है। अलग अलग टेक्निक है, इसमें गैमेट को ट्रांसफ़र किया जाता है, ये गिफ्ट है। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, IUT इसके अंदर यूट्रस के अंदर है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो भी मटेरियल है एम्ब्रियो वगैरह है
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो ओवम का जो स्पर्म है उनके अंदर, ओवम का जो साइटोप्लाज्म उनके अंदर स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो स्पर्म है उनको आर्टिफिशियली वेजाइनल ट्रैक या यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, तो यूट्रस के अंदर भी इंसेमिनेशन है वो किया जाता है। ये एब्रीवेशंस भी हैं और ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग जो मेथड हैं वो यूज की जाती हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले IVF, तो फर्टिलाइजेशन है इसमें आउटसाइड द बॉडी, लैब के अंदर की जाती है फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन है, और बाद में जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफर किया जाता है, पॉपुलरली नोन एज, और इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। प्रोसीजर क्या रहता है इसका, जो ओवा है वो वाइफ से या डोनर से, फीमेल से वो लिया जाता है, और स्पर्म है वो हस्बैंड या डोनर से लेंगे, उनको कलेक्ट किया जाता है और इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में उनको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाती है कि उनके बीच में जो फ्यूजन हो के जाइगोट बने। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो लगभग 8 सेल जो स्टेज तक ब्लास्टोमर तक, ये फिर जाइगोट को भी फिर ट्रांसफर किया जाता है या तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यदि 8 सेल स्टेज से पहले है तो जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं हम, जिसको जिप्ट बोला जाता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और या फिर एम्ब्रियो यदि ज़्यादा स्टेजेस में पहुंच गया है, 8 सेल से ज़्यादा में, तो इसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, तो इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड द मदर वोम वो कंप्लीट होती है। एम्ब्रियोज फॉर्मड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल, तो जो आगे की जो एम्ब्रियोज हैं वो इन विवो का मतलब इनसाइड द बॉडी वो देखने को मिलती हैं फीमेल के अंदर, और यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कांट कंसीव, तो उनमें ज़्यादा यूज किया जाता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए, जहाँ पे सुटेबल कंडीशन वगैरह वो नहीं होती, ओम वगैरह वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। उसके बाद हैं कुछ टेक्निक, जिफ्ट, ISI, AI एंड IUI। तो जिफ्ट गिफ्ट, गिफ्ट क्या है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसके अंदर गैमेट्स हैं जो ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, डोनर से एक ओवम वो कलेक्ट किया जाता है और उसको फैलोपियन ट्यूब है दूसरी फीमेल के अंदर वो ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि जो फीमेल है जिसके अंदर ट्रांसफ़र किया गया है उसके अंदर कुछ जो ओवम है वो प्रोडक्शन नहीं होती है, कैन नॉट प्रोड्यूस वन, वही है कि जो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट, लेकिन जो आगे फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो एनवायरनमेंट है वो हेल्थी प्रोवाइड कर सकती है, तो उनमें टेक्निक यूज की जाती है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लैब, लैब के अंदर एम्ब्रियो बनाया जाता है, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम, जिसको स्पर्म को हम डायरेक्ट ओवम के अंदर है इंजेक्ट करते हैं। इनफर्टिलिटी केसेज इन मेल पार्टनर करेक्टेड बाई, मेल पार्टनर के अंदर जो भी इनफर्टिलिटी है उनको किस तरीके से ठीक किया जाता है, आर्टिफिशियल सेमिनेशन, इंसेमिनेशन AI टेक्निक होती है, इसके अंदर जो सीमन है वो हस्बैंड से या फिर किसी डोनर से वो कलेक्ट करेंगे और उसको आर्टिफिशियली वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और IUI या फिर यूट्रस के अंदर भी इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे इसका नाम हो जाता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद कंक्लूजन क्या रहता है, ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रोसीजन हैंडलिंग, तो इसमें बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी प्रोफेशनलाइज स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से बहुत महंगी हो जाती है। प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन कंट्री, इंडिया के कुछ ही सेंटर में ये अवेलेबल हैं। बेनिफिट्स, केवल लिमिटेड लोग ही इसको अवेलेबल कर सकते हैं क्योंकि महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर भी जुड़े होते हैं जो कि इनको ठीक ढंग से यूज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और अल्टीमेट एम क्या है, चिल्ड्रन का ही है, तो हम इंडिया के अंदर काफ़ी सारे जो ऑर्फेंड हैं, डिस्टिंक्टिव चिल्ड्रन हैं वो देख सकते हैं, तो सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, तो हो सकता है कि वो मैच्योरिटी तक ना भी सर्वाइव करें यदि उनका ठीक ढंग से केयर वगैरह है यदि नहीं की जाए। तो इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे ऑर्फन हाउसेज हैं, अनाथ आश्रम हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी यदि ठीक ढंग से संभाल नहीं की जाती हैं तो वो हो सकता है मैच्योरिटी से पहले ही उनकी डेथ हो जाए। तो अवर लॉज, जो हमारा लॉ है वो लीगल परमिशन देता है कि हम ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। और मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, जो माँ बाप पेरेंटहुड या फिर जो बच्चे पालने में, जैसे बच्चे उनके खुद के नहीं होते हैं तो उनमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो
वो ऑर्फन हाउसेज में से उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के साथ यदि मैनिपुलेशन की जाती है तो कई बार कारगर सिद्ध होती है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। तो ये हम सोशल लॉ है, सोशल जो तरीकों से भी जो पेरेंटहुड है वो किए जा सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारी एब्रीवेशंस आई हैं, वो हम देख सकते हैं। जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो बड़े लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग टाइप की जो बीमारियां हैं, पेंडेमिक वगैरह है, बीमारियों से रिलेटेड जो भी अलग अलग रिसर्च वगैरह करता है, अलग अलग आंकड़े प्रोवाइड करता है। और जैसे कोरोना में ज़्यादा इसका हमने इसके बारे में ज़्यादा सुना है कि जो आंकड़े वगैरह प्रोवाइड करता है ये, और इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। RCH रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में CDRI या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है इंडिया में। जो सहेली जो टेबलेट है वो यहाँ से डेवलप की गई थी। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो माता मृत्यु दर है उसको बोल सकते हैं। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो नवजात मृत्यु दर होती है। जो IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होती हैं, जैसे कॉपर-T। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STD भी बोलते हैं इनको। उसके बाद VD वनरल डिजीज होती हैं। RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं बायोलॉजी में। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, यदि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसकी फुल फॉर्म देखें, लेकिन बायोलॉजिकली RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसके अंदर काफ़ी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ET एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। जिप्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसी से मिलता जुलता रहेगा गिफ्ट। और IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर रहेगा। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम पढ़ते हैं। IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये कुछ एब्रीवेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।